बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इस पूरे वीकेंड एक ही बाज़गश चलती रही कि आखिर इंटरिम गवर्नमेंट की सबसे टॉप की कुर्सी किसने संभालनी है और कौन होगा वो शख्स जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसके अंदर बड़े बड़े नाम तो सामने आए, लेकिन उसके साथ साथ ही इसहाक डार साहब का नाम आते ही पूरे के पूरे शहर इक़्तिदार के अंदर थरथल्ली मच गई कि एक ऐसा शख्स जो कि 30 साल से एक जमात के साथ, सियासी जमात यानी PMLN के साथ मुंसलिक हो, जबकि रिश्तेदारी भी हो PMLN के बानी और इसहाक डार साहब के बीच में, और ना सिर्फ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, और ये बात भी तय हो कि प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के कभी कभी उनकी बात सुनी जाती हो, प्राइम मिनिस्टर से आगे जाकर वो नवाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट बात करते हो। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से ऐसी शख्सियत को केयर टेकर सेटअप में सरबराह के तौर पर देखा जा सकता है। और एक रिस्पांस आया, वो रिस्पांस आया पीपल्स पार्टी की तरफ से। शहरी रमान साहिबा की आज प्रेस ब्रीफिंग हुई, इसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी मामले के ऊपर जो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब से पूछा गया कि जी ये तमाम जो आपका नाम गर्दिश कर रहा है इसके अंदर क्या सूरत हाल होगी, तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया, मैंने निगरां वज़ीर आज़म बनने की खबरें जो हैं वो देखी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी ओहदे के पीछे आपको खुद नहीं भागना चाहिए, इसलिए जो है वो इस ओहदे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। नॉट जस्ट दैट, अभी एक और ख़बर भी चल रही है, वो ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों कोशिश की जा रही है? सेक्शन के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट वाज़े कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि बेसिकली इसके अंदर a caretaker government shall perform its functions to attend day-to-day matters which are necessary to run the affairs of the government, assist the commission to hold elections, restrict itself to activities that are of routine, non-controversial and urgent, be impartial to every person and political party. The caretaker government shall not take major policy decisions except on urgent matters, take any decision or make a policy that may have effect on preempt the exercise of authority by the future elected government, enter into major contracts and undertaking if it's detrimental to the public interest, enter into major international negotiations with any foreign country और इंटरनेशनल एजेंसी। अब बात ये की जा रही है, अभी आगे भी है, बात ये की जा रही है कि जी उनको ऐसे इख्तियारात दे दिए जाएं कि 3 महीने की हुकूमत आकर इकॉनमी के मामलात के ऊपर डिसीजंस ले सके। एक तो पहली बात, केयर टेकर सेटअप इलेक्टेड सेटअप नहीं होता, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, उसके अंदर अवाम की से नहीं सुनी जाती है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने सिर्फ इंतखाबात को गैर जानिबदार तरीके से आगे लेकर जाने के अंदर मदद करनी होती है, डे टू डे अफेयर्स चलाने होते हैं। क्या ऐसी हुकूमत को अगर इकॉनमी चलाने के मामलात और पॉलिसी डिसीजंस की इजाज़त दे दी जाए, जिसका इशारा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया और इसहाक डार भी कह चुके हैं इस बारे में, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? कानूनी पेचीदगियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ जानी मानी शख्सियत मौजूद है, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। एतजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर। एतजाज़ साहब, ये एक तो सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अगर तरमीम कर दी जाती है और इस तरह की कोई चीज़ डाल दी जाती है कि जी अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है, 3 महीने की गवर्नमेंट आती है, वो ऐसे डिसीजंस ले सके जो इकोनॉमी को आगे चलने में मदद दें, तो क्या ये पॉलिसी डिसीजंस के ज़िम्मे में आएगा? एतजाज़ अहसन साहब, मैं एतजाज़ अहसन साहब को रिकनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एतजाज़ साहब, एक तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से, स्पेशली PMLN की तरफ से बार बार इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, कल जो है वो इसहाक डार साहब ने इस बारे में बताया था। अब फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट अभी तक की कानून के मुताबिक तो यही है कि डे टू डे मामलात को रन करना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उसको डील करना है, इंतखाबात को फ्री एंड फेयर तरीके से आगे लेकर चलना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लीडर से आपका रवैया एक होना चाहिए।
ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اکانومی کے معاملات کو آگے لے کر جایا جائے تو یہاں جو شیل ناٹ کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ انٹر انٹو میجر انٹرنیشنل نیگوسیشن ود فارن کنٹری اور انٹرنیشنل ایجنسی، اور ساتھ ٹیک اینی ڈیسیژن اور میک اے پالیسی دیٹ مے ہیو افیکٹ اور preempt the exercise of authority by the future elected government. کیا یہ صحیح ہوگا کہ آپ اکانومی کے معاملات ایک 3 ماہ کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں سونپتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ الٹرا وائرس کانسٹیٹیوشن ہوگا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگا. ایسی کوئی ترمیم کرنا سیکشن 230 میں آف دی الیکشن ایکٹ، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام قانون کی طرح کے ذریعے آپ ترمیم کر سکتے ہیں کسی بھی قانون میں، آئین میں نہیں، قانون میں. الیکشن ایکٹ 2017 یہ ایک قانون ہے، اس میں بھائی ایک سمپل میجورٹی آپ کر سکتے ہیں امینڈمنٹ. لیکن الیکشن آئین کا اس بارے میں کیا منشا ہے؟ سیکشن 230 سے کو ایک طرف رکھ. جب سیکشن 230 نہیں تھا، آئین تھا، آئین، تو سپریم کورٹ نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا تھا؟ وہ خواجہ محمد آصف کے کیس، نون لیگ کے اپنے پٹیشن پہ. یہ مطلب ایک انتہا تو یہ کر رہے ہیں کہ نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ سپریم کورٹ کی پرواہ ہے. ہر ایک کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور مچھر کے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک ہاتھ ہے. اس وجہ سے یہ اب نون والے بہت سی لبرٹیز لے رہے ہیں. دیکھو علیکا، یہ 2013 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. اس وقت تو یہ 230 نہیں تھا، اور جو 230 میں لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ منشا ہے آئین کا، یہ نگران کوئی میجر ڈیسیجن نہیں لے سکتے، یہ نگران کسی اور ملک سے نیگوسیشن نہیں کر سکتے، یہ کوئی ایسا پروجیکٹ انڈر ٹیک نہیں کر سکتے جس کو جو گورنمنٹ آنی ہے نیکسٹ گورنمنٹ وہ اس کو ریورس نہ کر سکتے. اب یہ بنا رہے ہیں 100 ارب کا، انہوں نے شروع کر رہے ہیں لاہور میں فلائی اوور. They can't do it. Most simply has no right to do it. Right. اچھا، اب یہ سنیے، یہ سپریم کورٹ کا منشا ہمیں پتہ لگ گیا. 230 تو نہیں آیا تھا، اب 230 اس کے بعد آیا. سپریم کورٹ نے بتایا کہ آئین کا کیا منشا ہے اباؤٹ نگران حکمران، اور وہ انہوں نے بڑا کچھ پاور چھوڑی نہیں، انہوں نے ڈے ٹو ڈے چلانا ہے، کوئی اور کام نہیں، جسٹ وار کیپ دا پیس وار. اب اس میں 230 آ گیا. 230 نے وہ کیا، لا میں ڈال دیا جو آئین کی منشا. اب آئین سے اگر آپ 230 لیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمپل میجورٹی سے قانون بدل سکتے ہیں، لیکن یہ قانون از ان اکارڈنس ود دی ڈیکلریشن آف دی سپریم کورٹ. اینڈ اف جو نیا بنائیں گے از اگینسٹ دی ڈیکلریشن آف دی سپریم کورٹ، تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگا. آئین کی خلاف ورزی ہوگا تو کل عدم ہوگا، وہ قانون ہی نہیں ہوگا، قانون بن ہی نہیں سکتا. آئین کیا منشا ہے؟ وہ 213 میں 2013 میں خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے بتا دیا. اس کے تحت اس کے مطابق سیکشن 230 ایڈ کر دیے گئے. یہ آئین کے مطابق ہے. اب اس سے تجاوز کریں گے یا ترمیم کریں گے تو ترمیم کل عدم ہے. Until or unless constitutional amendment نہ کی جائے اعتزاز صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ. 2/3 میجورٹی تو ہے ہی نہیں کانسٹیٹیوشن کے لیے، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. یہ لیکن ننگے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا یہ کوئی نون لیگ والے کمال کر رہے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب آپ صرف نون لیگ کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی تو اسی حکومت کا حصہ ہے. یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ہے نواز شریف کی، بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے. شہباز شریف کا انٹیریئر منسٹر ہے، شہباز شریف کا لا منسٹر ہے، شہباز شریف کا ڈیفینس منسٹر ہے. یہ ملٹری کورٹس ہوں، یہ سائفر کا معاملہ ہو، یہ کیا اس کا نام، یہ اس میں الیکشن لاز میں ترمیم کرنے کا مسئلہ معاملہ ہو، یہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ہمارے پاس جو وزارتیں ہیں ان کے پاس ان سے تو نہیں آتا، اور ہم نے اسی لیے ریزرویشن دی ہیں. آپ اتنا
किस तरह आप मतलब इसहाक डार का सोचना कि वो वजीर आजम निगरान वजीर आजम आ जाएगा या वो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा, ये तो खिलवाड़ है, ये तो मजाक है। अच्छा एतजाज़ साहब, मैंने वो इसहाक डार साहब का नाम जो गर्दिश कर रहा है उसकी तरफ आना है, लेकिन ये मीसाक जमहूरियत भी है। 14 मई 2006 का मीसाक जमहूरियत है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नून लीग के पीछे कुछ खुफिया हाथ हैं। इसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी जमात किसी की मदद से हुकूमत में नहीं आएगी या हुकूमत को आगे नहीं लेकर चलेगी। फिर इसके अंदर ये जो केयर टेकर सेटअप की बात है, निगरान वज़ीर आज़म का बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल फेयर एंड बिल्कुल इम्पार्शल होने की बात कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यानी मीसाक जमहूरियत को भी टका टोकरी कर दी है, अगर आप PMLN पे ही सारा ब्लेम लगा रहे हैं तो। हाँ, मुस्लिम लीग नवाज ने तो सबसे पहले मीसाक जमहूरियत को उस दिन तोड़ा था जिस दिन मियाँ साहब काला कोट और काली टाई पहन के और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ गद्दारी का केस बनाने के लिए। राइट। अच्छा, लेकिन ऐसी हुकूमत से पीपल्स पार्टी तो बड़ा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जाती है। आपने और खोसा साहब ने एक स्टैंड लिया था, एतजाज़ साहब, पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई, और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ भी है जिसको आप कह रहे हैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो पीपल्स पार्टी क्या रंग में रंगी गई है? नहीं, इस पर भी वोट होना है, इस पर तो डिबेट होनी है। ये कोई केयर टेकर पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन दे दी है, या मैंने सुनी है शरीक रहमान साहबा के जरिए और फैसल कुंडी साहब के जरिए, और ये जब और बड़े और दीगर पीपल्स पार्टी के कायदीन, वी आर स्ट्रिक्टली इन द डिसिप्लिन ऑफ द पीपल्स पार्टी। और हम ये सिर्फ आपको इजहार कर रहे हैं। आपने पूछा है कानूनी और आईनी मसला, कानूनी और आईनी मसला तो मैं नहीं बदल सकता। जो इंटरप्रिटेशन है आइन की, अगर आइन कहता है 90 दिन तो 90 दिन कहता है। ये मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूँ तो वो 91 नहीं बन जाएंगे, अगर मैं किसी और जमात में हूँ तो वो 91 नहीं बन जाएंगे, 90 है। तो इसी तरह ये है। You have asked me a technical question which I must honestly answer. अच्छा, एतजाज़ साहब, one political question. I completely agree. You've always been honest in technical and constitutional matters. लेकिन एतजाज़ साहब, अभी हम बात कर रहे थे इसहाक डार साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने की। अगर इस कुर्सी पर इसहाक डार साहब, एतजाज़ साहब विराजमान हो ही जाते हैं, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने उसको अपोज कर ही दिया, अगर इसहाक डार हमारे नए केयर टेकर सेटअप के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो क्या इस केयर टेकर सेटअप के फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराने के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा? खत्म हो गए इंतखाबात, होंगे ही नहीं, इंतखाबात होंगे ही नहीं। फिर मतलब है हम भी बस वो पंजाबी में कहते हैं लिले लेते फिरेंगे कि जी इंतखाबात कोई करा रहे हैं। वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप इस तरह का बना के आ गया, और पीछे इनके बड़ा मजबूत हाथ भी है, जो ना परवाह करता है सुप्रीम कोर्ट की ना आइन की, और जो मर्जी करते हैं वो इनसे करवाते हैं। तो उसके बाद क्या रह जाएगा? आइन का तो इन्होंने पहले ही कुछ नहीं छोड़ा। जब आइन जो वो सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट 2 जज 9 में से अमेरिका 2 जज उठते हैं, 9 जज बैठे हैं, 2 जज उसके कहते हैं हम इस बेंच को नहीं मानते, अब जा रहे हैं। सारी हुकूमत उनके पीछे लग जाती है। भाई 7 जज बैठे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं उठा। अब 7 अगेंस्ट 2, जब आप 4 अगेंस्ट 3 बनाते हैं और कहते हैं कि जी ये 7 जज थे, जो 2 जज नहीं बैठे हैं बेंच पे, उनको भी आप शामिल करते हैं, तो आप उस वक्त कहते हैं जी गिनती 4 इज हायर फिगर देन 3। आप 7 अगेंस्ट 2 आप कहते हैं हम नहीं मानते बेंच को, क्योंकि 2 जगहों में ये कह दिया कि हम नहीं मानते। वो काजी फैज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब वो उठ के चले गए थे बेंच को, ये कोई वो भाई 7 बैठे हैं, वो बैठे हुए, वो नहीं उठे। राइट। अच्छा एतजाज़ साहब, इस सारे मामले पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर भी अगर उठा कर देखें तो उन्होंने भी वही वाला स्टैंस लिया है जिस स्टैंस के बारे में आप कह रहे हैं कि गलत स्टैंस लिया है। तो क्या उन्होंने भी गलत किया?
लेकिन मैं तो आइन की, मैंने आपको कहा है मैं आइन की इंटरप्रिटेशन करता हूँ, और आइन की इंटरप्रिटेशन में 7-2 से ज्यादा होता है और 3 ही 2 से ज्यादा होता है। तो ये तो अरिथमेटिक की बात है ना, इसमें तो कोई और ओपिनियन हो नहीं सकती, इतनी कैलकुलेटेड है इसकी बात। राइट। अच्छा एतजाज साहब, फॉर एग्जांपल अब इंतखाबात से पहले ये जो एक तो पहले तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर PMLN ने अकेला नाम चूज़ कर लिया, पीपल्स पार्टी से भी नहीं पूछा, JUI से भी नहीं पूछा, क्योंकि JUI भी यही कह रही है कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं है, ये PMLN ने डिसाइड किया, हो सकता है ये हुकूमत का डिसीजन नहीं है फ़िलहाल। तो फिर वो PTI और PTI पार्लियामेंटेरियन जो अभी खटक साहब ने बनाई, और वो IPP जो कि अभी तरीन साहब ने बनाई, और बहुत सारी और जमातें जो कि अभी इस टाइम पर किसी भी तरीके से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो फिर बिल्कुल साइड लाइन हो गई, उनसे तो बात पूछने वाली रही नहीं। लेकिन उनकी डिमांड ये है स्पेशली PTI की कि जब केयर टेकर सेटअप आए तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अंदर हमारी मुशावरत ज़रूरी है। कानूनी और आइनी तकाज़ों के मुताबिक क्या उनकी ये डिमांड कोई मतलब रखती है, कोई मीनिंग रखती है, कोई वजह रखती है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। कानूनी और आइनी तौर पे मशवरा करना है राजा रियाज के साथ प्राइम मिनिस्टर, राइट, और किसी के साथ, और राजा रियाज की अब उससे ये हो सकता है कि उस निगरान सेटअप की कोई अहमियत न रहे, लोग उसको जानिबदार कहें, उसको मतलब है ना अहल कहें, सब कुछ कहें, और उससे इलेक्शन की एक जो इंतखाबात की है उसकी मुकद्दसी गिर जाए कि राजा रियाज में तो वही देना कहना है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहना है, वो उनके वोट से तो बैठा हुआ है वो साहब वहाँ, उन्होंने बनाया हुआ है, और वो खुद कहता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है नून के टिकट से। तो वो अब एक खिलवाड़ है, ये नॉन सीरियस बिल्कुल, और आइन की कोई मतलब की जानिब मुकम्मल लापरवाही है, राइट। और इतनी ज्यादा लापरवाही आइन के बारे में मैंने पहले नहीं देखी थी। That's very interesting. एतजाज हसन साहब, thank you very much. It's always a pleasure having you on the show. We get to learn a lot. अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये मामला आइनी कानूनी पेचीदगियों में चला गया है, तो इसका सियासी पहलू भी देखने की कोशिश करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब बात करेंगे उन नामों के हवाले से जो कि केयर टेकर सेटअप पे टॉप कुर्सी, इख्तदार की कुर्सी के लिए जो नाम गर्दिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाम एक शख्स का गर्दिश कर रहा है और वो है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बल्कि अक्सर औकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा वेल कनेक्टेड होते हैं लंदन से। बड़ा मशहूर है कि नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड मैन इसहाक डार हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी अक्सर बातों की, जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इमीडिएट बॉस हैं एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनसे बात करने की बजाय लंदन से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लिया करते हैं। बहुत सारे महीनों तक, यानी तकरीबन 8-9 महीनों तक तिगनी का नाच नचाया पूरी की पूरी कौम को इसहाक डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए IMF के मामले के ऊपर। उसके बाद फिर 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए पाकिस्तानी कौम ने। ये तमाम के तमाम सूरत हाल के बाद अब इस टाइम पर जो नाम गर्दिश कर रहा है इसहाक डार साहब का, उससे उनकी ही अपनी आसपास की जमातें, इत्तेहादी जमातों को भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। आज एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, शहरी रहमान साहिबा ने प्रेस ब्रीफिंग में बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जिसके सर पे ताज पहनाया जा रहा है वो नाम अभी हमारे सामने आया ही नहीं। सुने ज़रा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब तक जो भी अपना पिछले 30 साल में जिम्मेदारी डाली गई है, मैंने कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कि अल्लाह ने जिसे काम आदि सब लेना होता है उससे काम ले लेंगे, और मैं जहाँ भी बैठा हूँ मैं काम करूँगा। मैं इसहाक डार साहब के इस जवाब के बाद और ज़्यादा इबाहम पैदा होना शुरू हो गया। इसहाक डार साहब क्योंकि माहिर मईशत हैं, स्पेशली बकौल PMLN के,
उन्होंने बड़े अरसे PMLN में गुजारे तकरीबन 3 दहाइयाँ। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर सेटअप के अंदर आ जाए तो क्या उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेकर जाने के अंदर कोई मुश्किलात नहीं होंगी? स्पेशली इसहाक डार साहब जैसी शख्सियत जो कि 3 दहाइयों तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक रहे हैं। ये भी याद रहे कि मुक़्तदर हलकों की ख्वाहिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से एक ऐसा शख्स आए जो कि फाइनेंस को संभाल सके, लेकिन इसहाक डार साहब को क्या ऐसी शख्सियत कहा जा सकता है कि वो फाइनेंस को संभाल पाए या नहीं संभाल पाए? ये एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब समेत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इंतखाबात के कवानीन हैं उनके अंदर कुछ तब्दीली करने का इंदिया दे दिया है, जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर चेंजेस करने की बात की है। फ़िलहाल इस सेक्शन के अंदर फाइनेंस के मामलात को, देरपा मामलात को के बारे में डिसीजन लेने के हवाले से कोई जो अथॉरिटी है वो नहीं है एक प्राइम मिनिस्टर के पास या एक केयर टेकर सेटअप के पास, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट का सेक्शन है। तो इसके अंदर तब्दीली करके ये ज़राए बता रहे हैं कि एक ऐसी शिक डालने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा एडिशन करने की कोशिश की जा रही है जिस एडिशन से केयर टेकर हुकूमत बहुत सारे मामलात को, जो कि लॉन्ग टर्म इलेक्टेड हुकूमत आगे लेकर जा सकती है, उसको देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मामला भी तय हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? हमारे साथ रोहेल असगर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, PMLN के सीनियर रहनुमा। रोहेल साहब, सबसे पहले तो एक नाम यानी इसहाक डार साहब का नाम, और उसके बाद फिर जैसे ही नाम आया ऑब्वियसली क्योंकि एक पार्शल नाम है और इस मीसाक़े जमहूरियत के मुताबिक एक इम्पार्शल केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, ऐसी सूरत हाल में इसहाक डार साहब का नाम आ जाना, नाम आते ही बहुत सारे इबाम पैदा हो जाना, क्या ये नाम जो है वो फाइनलाइजेशन की तरफ एटलीस्ट विद इन PMLN हो गया या नहीं हुआ, या अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं विद इन PMLN? पता नहीं, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है ये बातें। पता नहीं कौन इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी बात करते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये, मैं इसको बिल्कुल ही गैर मंतकी सी बात समझता हूँ। बिल्कुल उसको मंतक ही कोई नहीं बनती कि ये कोई हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थोड़ी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही फैसला कर लेना। ऑब्वियसली ये कोलिजन गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शराकत इक़्तिदार है, जिसमें JUI भी है, बाकी जुमला सियासी जमातें इसमें शराकत इक़्तिदार में हैं, तो उनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर तो नहीं हो सकता। एक तो बात ये, पता नहीं अब मेरी अपनी ज़ाती राय और सोच है कि मेरे ख्याल में जो डार साहब जो मनसब पे बैठे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है बनिस्बत आप एक केयर टेकर सेटअप में आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वन टाइम होगा ना, उसके बाद आप पे कतगन लग जाएगी। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप सेनेट का रुकन नहीं बन सकते, आप वज़ीर नहीं बन सकते। तो बेतुकी सी बात समझ नहीं आ रही कि ये कौन से बाज़ूक़ ज़राए होते हैं। मैं तो आज तक इसी को नहीं समझ पाया, कौन ये बातें करता है, किसने ये बात की, किसी के साथ मशावरत हुई या किसी अखबार नवीस को या आपके किसी मीडिया हाउस के किसी बंदे को बैठा के ये बात की गई। मेरे ख्याल में शायद दूसरे, अगर आप इस दूसरे रुख से देखें तो शायद इसलिए कि इसको एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए। जो आप अभी फरमा रही थे ना कि वो एक इख्तलाफ शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल में इसका मेन मकसद ही ये होता है कि किसी तरह ऐसा इख्तलाफ डाल दिया जाए जो आने वाले वक्त में सियासी जमातों को कमज़ोर कर दें। शेख साहब, बात अभी आपकी तक तो मैंने लेकिन कल पूछा गया, इसहाक डार साहब के सामने यही सवाल रखा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तरदीद नहीं की इस बात की, किसी भी तरीके से तरदीद नहीं की कि वो अगर उनको केयर टेकर सेटअप के अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी तरदीद नहीं की, यानी गोलमोल सा जवाब ज़रूर दिया। तो ऐसा लगता तो है कि शायद उनको एक्सेप्टेबल होनी तो बड़ा साफ़ सुथरे अल्फाज के अंदर मना कर देते हो। नहीं, बड़ी मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी समझ से काम लिया कि दोनों सूरतों में तरदीद उस चीज़ की जाती है जो चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आए। तो एक चीज़ जिसका वजूद ही नहीं है तो उसकी क्या तरदीद करेंगे या क्या तायद करेंगे आप। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा वाइजली उन्होंने जवाब दिया, और जब खामोश रहे बेहतर है। बोलना नहीं चाहिए था उनको, बजाय इसके कि अगर बोलते, अगर वो कुछ इस सवाल का कुछ जवाब देते, फिर एक और सवाल आता, फिर उसका जवाब देते, फिर एक और सवाल आता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि अपनी खामोशी रखें ताकि मज़ीद सवालात से आप बच जाए।
آپ کو عادت ہے نا، مطلب آپ نے ایک سوال کیا، آپ پھر دوسرا سوال کریں گی، آپ تیسرا سوال کریں گی. چونکہ میں بالکل ہی اس پہ نہیں ہوں، ان ٹچ نہیں ہوں، نہ ہی میرا اس پہ کوئی انپٹ ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے. تو اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گی تو میں بھی آپ خاموشی اختیار کروں گا یا ایسا جواب دوں گا جس کا تعلق دور دور آپ کے اس معاملے کے ساتھ نہیں ہوگا. اور میں ویسے اکثر یہ بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جلدی کیا ہے. آج 24 تاریخ ہے، 6 دن اس مہینے میں رہ گئے ہیں، 6-8 دن اگلے مہینے میں رہ گئے ہیں، 12-14 دن کے بعد جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. اچھا روحیل اسکر صاحب، مسئلہ اور اب پھر اس یہاں کے بعد یہ ہے کہ ایک جماعت ہو، اس کی حکومت ہو اور 7 اپوزیشن لیڈر ہو تو بات الگ ہوتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ ایک کمپلیکس سچویشن آلریڈی کریٹڈ ہے. حکومت ہے جس کے اندر تقریباً 13-14 جماعتیں ہیں، دوسری طرف اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ان کو ایکچول باہر بیٹھی ہوئی جو اپوزیشن اپنے آپ کو ایکچول اپوزیشن کہتی ہے وہ مانتی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے اوپر اعتماد ہونا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو آپ کو لگتا ہے 12-14 دن کے اندر، کنسیڈرنگ کہ آج پیپلز پارٹی نے بھی جو شہری روان صاحبہ نے پریسر کیا ہے کہ جی ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور کسی بھی طرح کا کوئی حتمی نام ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، بلکہ نام فلوٹ بھی نہیں ہوئے اس طرح سے، آپ کو لگتا ہے 12 دن بہت؟ بالکل درست کہا انہوں نے. نہیں انہوں نے بالکل درست کہا ہے. پی ڈی ایم کے صدر جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ مانے یا نہ مانے، پی ڈی ایم تو موجود ہے نا اپنی جگہ پہ. جب تک وہ پی ڈی ایم ریزالو نہیں کرتے، جب تک آپ اس کو ختم کر کے کوئی نیا سسٹم نہیں شروع کرتے، ہاں وہ الیکشن کے دوران تو ہوگا، لیکن جب تک پی ڈی ایم موجود ہے، پی ڈی ایم کے صدر اور باقی صاحبان بیٹھ کے بھی طے کریں گے نا. کوئی فرد واحد تو طے نہیں کرے گا. یہی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے. اور پھر یہ ویسے تو چاہیے یہ کہ اس نقطے پہ زیادہ تر اپنی آرا نہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس پہ آپ وقت کا انتظار کر لیجئے. جب وقت قریب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون سا نام ہے. آپ جیسے آپ اپوزیشن لیڈر، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لیگلی ایک جو ہے اپوزیشن لیڈر وہ تو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، اور جس وقت آپ ڈیسائیڈ کریں گے تو پارلیمنٹ جو ہیں اپوزیشن لیڈر وہ آبویسلی ان کی کانسنٹ اس میں ضروری ہے، اس پہ ان کے دستخط ضروری ہیں، وہ بڑا ضروری ہے. تو میں آپ کو صرف یہی گزارش کروں کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہی بڑا کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بالکل ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، تو آپ اپوزیشن لیڈر سے پتہ کر لیجئے، راجہ ریاض صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آیا کوئی مشاورت شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ فرما رہی ہیں نا کہ مشاورت کوئی اتنی لمبی چوڑی مشاورت تو ہے نہیں. 2-3 نام ہوں گے، ساری جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گی، اور وہ نام جو ہے وہ ایسا نام جو بھی ہو، ٹیکنیکریٹ ہو یا کوئی سابقہ یہ آپ کا بیوروکریٹ ہو یا سابقہ کوئی سیاستدان ہو، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کنفیوژن آئے گی یا اس میں کوئی کنٹرڈکشن آئے گی. رائٹ شیخ صاحب، ایک بات کلیریفائی کر دیجیے گا. سرٹن ڈیمانڈس تھی یا سرٹن ریکوائرمنٹس تھی کہ اکانومی کا معاملہ آگے چلتے رہنا چاہیے، اور اب اس کے اندر جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 230 کو امینڈ کرنے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے. یعنی جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس کے پاس آج اگر انٹرم سیٹ اپ بنے اس کے کمپیریزن میں زیادہ طاقت ہوگی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے اگر اس طرح کی قانونی لیجسلیشن کر لی جاتی ہے یا معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو would that mean کہ اکنامک ڈیسیژنز لینے کے اندر بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، انٹرم سیٹ اپ اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ would that be sane؟ دیکھیے، چونکہ 3 ماہ کا عرصہ، اگر فرض کیجئے اسمبلی آپ بیفور ٹائم ڈیزالو کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو کیئر ٹیکر ہے ان کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوگا. 3 مہینے کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ تو پھر معاشی معاملات تو طے کرنے ہیں، اور اگر معاشی معاملات طے کرنے ہیں تو ملک کا، اگر آپ کے ملک کی یا ملک کے عوام کی اس میں کوئی بہتری ہے تو میرے خیال میں اس پہ کوئی مذائقہ تو نہیں، کسی کو اس پہ اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے. کوئی ذاتی اپنے لیے تھوڑا کو کر رہے ہو. یہ تو اگر آپ ملک کے چلانے کے لیے، آپ ملک کو چلانے کے لیے آپ کوئی ایسے قانون سازی کرتے ہیں جس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس میں اپنے وہ سٹیپس لے سکتا ہے، تو میرے خیال میں شاید اس پہ کوئی مذائقہ تو کوئی نہیں نظر آتا. مجھے تو نہیں نظر آتا 3 مہینے میں وہ جو اگر انہوں نے کوئی کرنا ہے اپنا
کو منصوبہ بندی کرنی ہے یا کوئی اور ایسے معاملات طے کرنے ہیں، تو پھر میرے خیال میں شاید ان کو اس قسم کے اختیارات ہونے چاہیے ان کے پاس کہ وہ اس ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے بہتری کر لیں. تو 3 مہینے کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے. رائٹ، شیخ روہیل اسکر صاحب، تھینک یو ویری مچ. وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ کیا ایک انتخابات سے آنے والی حکومت اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ والی حکومت کے اختیارات سملر یا سیم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ایک ایسی حکومت جو عوام کے ووٹ لے کر آئے اور ایک ایسی حکومت جو کہ پچھلی جانے والی حکومت تعینات کر کے جائے 3 مہینے کے لیے امانت کے طور پر، کیا دونوں کے اتھارٹیز فائنانس کے معاملے میں بھی سیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سارے سوالات ہیں، ابہامات ہیں جن کو ہم آنے والے دنوں میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.